हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो सीरीज़ कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें पार्ट नंबर 69 वीडियो है और ये 24/10/2018 का वीडियो है। इससे पहले जो भी 68 वीडियो हैं आप जाइए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, साइड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ग्रुप डी भर्ती 2018 नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर पूरे 68 वीडियो हैं, उनको आपने नहीं देखे तो वीडियोज़ को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है वो यही कि भाई 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तक आपने देखा होगा। तो देखिए ये आपके विभवांतर की परिभाषा से है। विभवांतर की जो परिभाषा होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है, ये होती है। अब आपसे पूछे कि भाई कार्य ज्ञात करना, तो कार्य क्या हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा VQ। तो देखिए V का मान 10 दे रखा है और Q का मान दे रखा है 5, तो आंसर आ जाएगा 50 जूल। क्या आ जाएगा 50 जूल है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। देखिए विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो उसका आंसर था भाई फ्लोरीन। वर्ग 17 के तत्व होते हैं ना, वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो फ्लोरीन इसका आंसर आता है। लेकिन आपसे पूछा कि सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम होंगे आपके वर्ग संख्या 1 के तत्व, यानी कि वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं ना, वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब इनको सबसे कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए हालांकि लिथियम है वो वर्ग 1 का ही तत्व, लेकिन इसके साथ एल्युमिनियम जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सीजियम है वो इसका आंसर होगा। आपको पता है वर्ग संख्या 1 में आते हैं आपके हीना अगरकर, वो हमको बताई थी हलीना आपको मैंने ट्रिक बताई थी। देखिए हैलीना की रब CSFR से फरियाद। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी आपको ट्रिक बताई थी। तो पीरियड टेबल के ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से, और वैसे थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए एक बच्चा है, उसके हाथ में 0.25 किलो की ये गेंद है, वह इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है और इसे 10 सेंटीमीटर ऊपर वो उठाता है, ठीक है। यदि वह इसके हाथ से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है तो बच्चे के द्वारा बॉल फेंकने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कह रहा है कि भाई 0.25 किलो की गेंद है, ठीक है, उसको एक लड़का है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर फेंक देता है, और जब फेंकता है तो वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाती है। तो आपसे बोला कि भाई उसके द्वारा जो बल लगाया गया वो कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे कि भाई आपको देखिए बल का मान निकालना है, और बल आपको पता है F बराबर होता है ma। क्या होता है F बराबर ma। अब देखिए m का मान तो आपको दे रखा है, a का मान चाहिए। सर a का मान कहाँ से निकालें, मेन चीज़ है a का मान निकालना। तो देखिए उसके लिए हमारे पास गति के समीकरण है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। पहला क्या होता है v बराबर u प्लस at, लेकिन देखिए हमारे पास t नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला आपके नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो देखिए v हमको दे रखा है ना, v आपको दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, u आपके 0 हो जाएगा, a का मान हम निकाल लेंगे, और आपके s यानी दूरी यानी 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। देखिए a का मान निकाल, देखिए v का मतलब आपको 2 रहता है, 2 का स्क्वायर माइनस 0 बराबर 2 इंटू a तो हमको निकालना ही है, और हाइट आपको देखिए भाई 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100। तो देखिए इस 0 से ये कट गया और ये आपको हो जाएगा 5, तो a/5। देखिए इसको करेंगे ये 4 आ जाएगा, और 4 बराबर a/5। तो देखिए a का मान आ गया आपके 20। a का मान अगर 20 आ गया तो f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है ma। क्या होता है ma। तो देखिए m का मान आपको दे रखा है 25.25, ठीक है, और इसका मान आ गया a का मान 20, तो 25 इंटू 20 बराबर 500 हो जाएगा, और पॉइंट आगे लगाया ना 5.0, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी थोड़ी घुमावदार, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सीधा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि आपको भाई 2 कथन दे रखे हैं, आपसे पूछा कौन सा कथन है वो आपके सत्य। देखिए
पहला कथन आपको दे रखा है भाई वो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसके बारे में कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जब वसा और तेल होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है तो उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। ये कथन गलत है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है ना, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आपके N2 + H2 और 2NH3, ठीक है 2NH3, यानी कि आपके देखिए आपका नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने अमोनिया गैस बना दी और अमोनिया से वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल यानी कि आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा कथन दे रखा है कि यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा या पानी या अन्य पदार्थ का प्रभाव पड़ता है तो इस प्रभाव को संक्षारण होना कहते हैं। बिल्कुल सही है। संक्षारण होना या जंग लगना क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो किसी पानी, हवा या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसका संक्षारण होने लग जाता है। दूसरा कथन आपके सत्य है, तो आंसर आ जाएगा भाई केवल दूसरा कथन आपके सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से किस स्थिति में ये कहा जाएगा कि कोई कार्य किया गया है। अब देखिए कार्य तब ही किया जाएगा जब किसी वस्तु में विस्थापन होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कार्य होता है W = Fs cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा होता है आपके बल और विस्थापन के बीच कोण, F होता है बल और S होता है विस्थापन। तो अगर वस्तु में विस्थापन होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कार्य किया हुआ माना जाता है। तो देखिए अब बल की आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन आपके सत्य हो जाएगा कि भाई वस्तु में विस्थापन होगा तभी हम मानेंगे कि वहाँ पर कोई कार्य किया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, मास जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। अब देखिए मास की परिभाषा आपको दे रखी है ना, वैसे तो सारे के सारे आपके जो कथन है वो मास के बारे में यानी कि आपके द्रव्यमान के बारे में सत्य है, लेकिन जो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि आपको जो पदार्थ दे रखा है ना, कोई वस्तु दे रखी है उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसकी कितनी क्वांटिटी मिली हुई है, उसे आपके बोलते हैं द्रव्यमान यानी कि मास। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उसका द्रव्यमान कहते हैं, है ना। यानी कि उसमें कितनी क्वांटिटी है किसी पदार्थ की उसे आपके बोला जाता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व होते हैं ना, उनको निष्क्रिय बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है ना। उपधातु आपको पता है क्या होती हैं, धातु और अपधातुओं को अलग अलग करती हैं, है ना। और ये आपके होती है जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये आपके होते हैं। इसके बाद निष्क्रिय 18 के होते हैं। दुर्लभ मृदा धातु होते हैं, या आपके दुर्लभ मृदा धातु ऐसी धातु होती है जो आपके प्रकृति में बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई किस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो बीज रहित तो होते ही होते हैं, साथ में संवहनी पौधे भी होते हैं। तो मैंने आपको RH व्हिटेकर का वर्गीकरण करवाया था, तब आपको बताया था कि आपके जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं, कौन होते हैं, टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें आपके पौधे बीज रहित तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इनमें संवहनी पौधे भी होते हैं, मतलब इनमें आपके संवहनीय मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं उत्तक वाली जाइलम फ्लोएम के रूप में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई आपका टेरिडोफाइटा है, ऑप्शन नंबर 2 वो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई किस वर्ग में जो पौधे होते हैं बीज रहित होते हैं तथा संवहनी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई 50 किलो का एक लड़का है, वो 10 सेकंड में 46 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है। देखिए यहाँ पर शक्ति ज्ञात करना है तो P बराबर होता है W/T। अब देखिए W क्या होता है, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके करने की दर कोई उस कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही शक्ति बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो लड़का है उसकी हाइट में चेंज हो रहा है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना, तो ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊंचाई में जब भी परिवर्तन होता है तो जो W होता है वो mgh के बराबर होता है। तो आंसर आ जाएगा mgh/T। m का मान आपको दे रखा है 50, g आपको दे रखा है 10, H आपको दे रखा भाई 46 सीढ़ियाँ है और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो आपकी 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 कर दिया और बटे T करना है, T का मान आपको दे रखा है 10। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा आप हल करके देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई पुरुषों में जो आपका वृषण कोष होता है वो शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। आपने देखा होगा जो वृषण कोष होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं पुरुषों के अंदर। तो वो क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण ये है कि आपके जो स्पर्म होते हैं उनका प्रोडक्शन तभी होता है जब एक निश्चित टेम्परेचर हो। यानी कि आपको पता है हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान पाया जाता है। तो हमारे शरीर के तापमान के ज़्यादा होने के कारण जो स्पर्म होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उनके लिए हमारा जो वृषण कोष होता है ना वो शरीर के बाहर स्थित होता है और वह तापमान मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो देखिए
ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई स्पर्म निर्माण के लिए सामान्य शरीर का जो तापमान होता है ना उससे कम ताप की हमको आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या चीज़ बनती है, क्या चीज़ बनती है। देखिए जब हम किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं ना तो हमेशा आपके लवण और जल बनता है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए मैं आपके मैग्नीशियम आपके एक तो मैं ले लेता हूँ आपका अम्ल यानी कि मान लीजिए H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने क्षार के साथ यानी कि NaOH के साथ। तो देखिए NaOH के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपके बनेगा एक तो आपके बनेगा यहाँ पर Na2SO4 है ना, और एक आपके बनेगा यहाँ पर H2O यानी कि हमेशा ये तो लवण बन गया ये जल बन गया। तो जब भी आपके अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो आपके लवण यानी कि साल्ट और आपका वाटर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है स्पर्म का वो पुरुषों के अंदर वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई सौर कुकर जो होता है ना, सौर कुकर आप जानते हैं सोलर कुकर, तो वो आपका जो होता है उसका अंदर से कलर होता है वो कैसा होता है ना। तो देखिए सौर कुकर जो होता है ना वो आपके प्रकाश ऊर्जा पर कार्य करता है और उसमें क्या होता है कि आपके प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके है ना और बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो देखिए उसका जो रंग होता है ना अंदर से ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है काला रंग होता है वो प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है। आप प्रकाश में दो वस्तु रख दो, एक आपके सफ़ेद चमकीली और एक आपके ब्लैक, तो आप देखोगे जो ब्लैक वाली वस्तु है जल्दी गर्म हो जाती है। उसका कारण यही है कि चमकीली होती है वो प्रकाश को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है ना, जबकि ब्लैक होती है वो क्या करती है उसको अवशोषित करती है। तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है आपका सोलर कुकर का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देखिए पहला आपको दे रहा है कि भाई हीलियम गैस में ध्वनि की चाल होती है वो 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किलोमीटर नहीं होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा कथन है कि भाई हाइड्रोजन गैस की जो चाल होती है वो 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा कथन आपके सत्य है, तो आंसर आ जाएगा केवल सेकंड कथन है वो आपके सत्य हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसकी इकाई होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है ना उसकी जो इकाई होती है त्वरण के समान ही होती है, एक्सेलरेशन के समान ही होती है। तो उसकी इकाई क्या होती है, तो देखिए ए जो होता है ना ए जी बराबर ए के बराबर होता है और ये आपकी होता है वेग में परिवर्तन दर v - u/t। तो देखिए वेग की क्या होती है, वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर टाइम की होती है सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी उसकी इकाई होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने तथा पत्तियों के गिरने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपके पादप हार्मोन से रिलेटेड है, तो मैं आपको बहुत जल्दी पादप हार्मोन करवाऊंगा। हो सकता है कि आज जो शाम को बायोलॉजी क्लास हो उसके अंदर आपको पादप हार्मोन करवा दूँ। तो देखिए आपके पादप हार्मोन में जो एब्सिसिक एसिड होता है ना वो आपके पत्तियों के गिरने में मदद करता है और रंध्रों के बंद होने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके बारे में मैं डिटेल से आपके और आगे बता दूंगा जब मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इनके बारे में पूरे के बारे में डिटेल से बता दूंगा कौन कौन सा हार्मोन क्या काम आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई एक वायुमंडलीय दाब होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि एक ATM जो होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में ATM में बोलते हैं। तो एक ATM होता है किसके बराबर होता है, तो देखिए एक ATM होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एक ATM किसके बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा 1 × 10⁵ PA मतलब पास्कल। तो ये इसका राइट आंसर है कि भाई 1 × 10⁵ पास्कल है वो आपके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, एक ATM के बराबर होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए CO2 होता है इसका सूत्र, तो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16, लेकिन दो आपके ऑक्सीजन तो 16 दोनों क्या हो जाएगा 32, दोनों को ऐड कर दीजिए आ जाएगा 44 यूनिफाइड। क्या आ जाएगा 44 यूनिफाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपके किस समूह के पशुओं में जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, मतलब जोड़ी के रूप में पैर जो होते हैं ना वो आपके जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं, ये आपका जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, आर्थ्रोपोडा उसके अंदर जो आपके पैर होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड लेग उनके अंदर पाए जाते हैं। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है कि एक मांसपेशी होती है उसको हड्डी से कौन जोड़ता है। ठीक है, यानी कि आपका एक मांसपेशी होती है, मसल होती है, उसको हड्डियों से, बोन से कौन कनेक्ट करता है। तो ये आपके होते हैं टेंडन पाए जाते हैं शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर टेंडन पाए जाते हैं, वो आपके मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। और मैं आपको उत्तक एक स्पेशल वीडियो बना दिया है बायोलॉजी के अंदर, तीसरी चौथी क्लास है, तो उसमें आपको मैंने सारा बता दिया कि भाई हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों को मांसपेशियों कौन जोड़ता है, और उत्तक के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे मैंने करा रखे हैं, तो आप वहाँ से उनको जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसकी ओर घूमती है। देखिए मान लीजिए ये मैंने आपका एक माध्यम बना दिया, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब इसका अभिलंब है। ठीक है, ये इसका अभिलंब है, ये जो है ना, ये अभिलंब है। ये आपका जो बाहर माध्यम है वो आपके विरल माध्यम है। ठीक है, विरल है, और ये अंदर जो है वो आपका सघन माध्यम है। ठीक है, मान लीजिए बाहर तो क्या है, हवा है, और अंदर क्या है, पानी है। इसके अंदर आपकी प्रकाश किरण जा रही है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी ना इधर से, वो जानी चाहिए सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाकर वो इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, इस अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपके यही पूछा है कि जब आपके प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो आपके अभिलंब की ओर झुकती है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटती है, नॉर्मल से दूर हटती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, तो बल्ब के द्वारा 5 दिन में उपयोग ली जाने वाली शक्ति वो ऊर्जा है वो ज्ञात कीजिए। अब देखिए पी आपको दे रखा है शक्ति, भाई 100 वाट का बल्ब है, और टाइम आपको दे रखा है भाई 8 घंटे रोज चलती है और 5 दिन चलानी है, मतलब 40 घंटे यूज़ करना है। तो देखिए जो ऊर्जा होती है ना वो आपके निकालते हैं, आपका जो ऊर्जा वह निकालते हैं वो आपके निकालता है कि भाई शक्ति होनी चाहिए वाट में, है ना, टाइम होना चाहिए घंटे में, और 1000 का भाग लगाते हैं। तो देखिए शक्ति आपको दे रखी है आपके 100 वाट। ठीक है, टाइम आपको दे रखे 8 × 5 और बटे 1000 का भाग लगाना। देखिए ये 0 से 0 0 0 और 8 में 40 यानी 4 kWh, यानी कि 4 किलोवाट आवर है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक भाई निम्न में से कौन सी धातु होती है सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है। देखिए आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है कि वो उसको हम एक तरह से पीट कर लंबा कर सकते हैं, मतलब उसके आकार को चेंज कर सकते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और ये आपके सोना होता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक गुण पाए जाते हैं, लेकिन सोना आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो चांदी है, एजी है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिल्वर है, इसके बाद सबसे अधिक क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एक वस्तु है ना, एक वस्तु है वो आपके एक वस्तु है ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श पर यू वेग के साथ टकराती है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, एक आपके कोई वस्तु है गेंद मान लीजिए, वो टकराई यू वेग के साथ, और यू वेग से टकराई और वापस उछल गई यू वेग के साथ। ठीक है, और जितनी वेग से टकराई थी ना उसी वेग से वापस वो चली गई। तो आपसे पूछा है कि उसके वेग में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है कि भाई जो पहले वेग था वो कितना था और अंतिम वेग कितना, वो घटा दो। तो पहले भी यू था, अब भी वेग है यू है, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि उसके वेग में जो होने वाला परिवर्तन है वो आप क्या हो गया 0, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एक विलयन है, उसमें पानी की 320 ग्राम मात्रा है। ठीक है, और उसमें लवण जो घुला हुआ है वो 47 ग्राम घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था भाई इसमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत संदर्भ में, तो उसका सूत्र होता है भाई विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो देखिए विलय क्या होता है आप, यानी कि लवण कितना है 47 ग्राम, विलयन क्या होता है विलय प्लस विलायक 320 प्लस 47 कितना हो गया 367, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हल कर लीजिएगा 4700 बटे 367, जो आंसर आ जाएगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और PDF के संदर्भ में जो भी नोटिस है, जो भी अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।